जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू CFAP 4। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज हमारे लेक्चर का नियत क्या है, बस एक दफ़ा कल का ये रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद हमने करने हैं आज पास्ट पेपर्स। क्लास से थोड़ी देर पहले मेरे माइंड में एक बात आ रही थी। इस टाइम एज ऑफ रिकॉर्डिंग मार्केट में जितने भी लोग CFAP 4 पढ़ा रहे हैं, विद ऑल ऑफ माई रिस्पेक्ट, तकरीबन तमाम ही रिस्पेक्टेड टीचर्स का एज और एक्सपीरियंस लेवल शायद सबका ही मुझसे ज़्यादा हो, बट मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो उन सब के पास नहीं है, एंड दैट इज़ मैंने न्यू स्कीम में, कंप्यूटर बेस्ड स्कीम में SBF क्लियर किया था। मैंने लिख के नहीं, टाइप के ही पेपर पास किया था। तो आई डू माई वेरी बेस्ट कि वो स्किल्स जो सीखी थी अब तक भी ट्रांसफ़र कर सकूँ। उन स्किल्स का सबसे पहला स्टेप ये होता कि मैं आपको सवाल कराता उसी एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर पे जिस पे आपका एग्ज़ाम होना है, बट फॉर सम रीज़न जब iCal का मैं एग्ज़ाम पोर्टल लॉगिन कर रहा हूँ तो ये एक अजीब सा एरर आ रहा है। तो शायद पिछले पेपर्स हो या अभी सिर्फ 2 हफ्ते गुजरे हैं, शायद इस वजह से iCal शायद बैकएंड पे कोई मेंटेनेंस वगैरह कर रहा है, कोई अपग्रेडेशन कर रहा है, या अगर आप में से किसी को इस इशू को रिजॉल्व करने का कोई जुगाड़ आता है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा। तो अनफॉर्चुनेटली सवाल तो हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें सिंपल एक्सेल पे ही करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ये इशू रिजॉल्व होता है हम शिफ्ट हो जाएंगे iCal के पोर्टल के ऊपर। अच्छा जी, ये बस आपको दिखाने के लिए मैंने स्क्रीन ऑन की हुई थी। इसे हम कर देते हैं अब क्लोज़। हाँ जी, आते हैं स्टडी टेक्स्ट की तरफ। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 20 विच वाज ऑल अबाउट इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। हाँ जी, क्या क्या हमने बातें पढ़ी थी? तकरीबन सारी वही बातें थी जो करेंसी में थी। हाँ, एक चीज़ नहीं थी, दैट वाज स्वैप। स्वैप पे मैंने बताया था थोड़ा सा ये एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके ऊपर हमने थोड़ी सी न्यूमेरिकल बात की थी। थोड़ा सा मैंने आपको कहा था मैं इंशाल्लाह आपको कुछ सवाल करा दूंगा फुल फ्लेज, जिससे कुछ हालात बेहतर हो गए। लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क इस बात का रिस्क होता है कि अगर हमें बोरोइंग करनी है, अगर हमें बैंक से शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, शॉर्ट या इवन लॉन्ग टर्म लोन लेना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम फ्लोटिंग लोन ले लें और मार्केट में प्राइसेस कम हो जाए कि ज़्यादा हो जाए। सोचें फ्लोटिंग वाला अगर हम करते हैं काइबोर +1 काइबोर +2, तो इन दैट केस अगर रेट ऊपर जाता है तो हमें टेंशन होगी, हमारे फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमें नुकसान होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम फिक्स्ड वाला लोन ले लें और मार्केट में काइबोर कम हो जाए तो हमारे दुश्मन हमसे आगे निकल जाएंगे, उनकी बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी, उनकी फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी। तो दोनों तरीकों से हमारे पास एक रिस्क है। अच्छा, कैसे हम इसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा FRAs, फ्यूचर्स बाद में। FRAs क्या होते थे? हमारे फॉरवर्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स। फॉरवर्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स में क्या होता था? जिस तरह करेंसी में होता था कि आपके पास स्पॉट रेट होता था, स्पॉट रेट तो करेंसी में होता था, आपके पास कोई एक इंटरेस्ट होता था और इसमें आप जो है वो एड लेस कर लेते होते थे, क्या भला? वो प्रीमियम। आगे चलें, और क्या है? देन हमारे पास थे फ्यूचर्स, बल्कि फ्यूचर से पहले स्वैप थे। हाँ, एक चीज़ जो शायद कल मैंने नहीं की थी, FRAs करते हुए आपको सवाल में इस तरह का एक डेसिमल नजर आएगा 2V5 या 3V6 या इस तरह का। इसको किस तरह से रीड करना है मैं आपको बता देता हूँ। दिस फर्स्ट डिजिट मीन्स कि आपने बोरोइंग कितने महीने बाद करनी है। 2 मीन्स 2 महीने बाद, अगर यहाँ लिखा 3 या 4 तो इसका मतलब होता है 3 महीने या 4 महीने बाद। V का मतलब कि इससे कितने अरसे तक, इन दोनों V के बाद वाला जो नंबर है और जो शुरू वाला नंबर है, इनका आपने लेना है डिफरेंस। 2 मीन्स के सेकंड महीने पे बोरोइंग शुरू होगी, 5 मीन के 5th महीने पे बोरोइंग खत्म होगी। तो कॉमन सेंस से पूछ के बताएं कितने महीने की बोरोइंग हुई? 2V5 का मतलब 5 - 2 क्या होता है? 3। ये 3 महीने की बोरोइंग थी। इसी तरह अगर हम कोई और एग्जाम्पल देखें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हमें बुक से ही मिल जाए, चेक कीजिएगा, ये देखिएगा 3V9 FRA। हाँ जी, 3 का मतलब ये बोरोइंग 3 महीने बाद होगी और 3V9 का मतलब कि ये बोरोइंग 9 महीने की होगी। एम आई राइट? बिल्कुल भी नहीं। 9 मीन्स कि ये 9 मंथ पे जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये टोटल कितने महीने की बोरोइंग है? 9 - 3 = 6। तो इनका जो दरमियान का डिफरेंस है दैट इज द लेंथ ऑफ द लोन, और जो एंड है इसका मतलब ये 9 मंथ में जाके ये खत्म हो रहा है। आगे चलते हैं। देन हमारे पास थे स्वैप। स्वैप में हमारे पास क्या होता था? एक होता था वनीला स्वैप, उसमें आप बैंक के साथ स्वैप कर लेते थे। आप फिक्स्ड वाला इंटरेस्ट लेके बैंक से कहते थे यार ऐसा करो, मैं आपको
फ्लोटिंग पे कर देता हूं और आप हमें फिक्स पे कर दो, और इसका ऑपोजिट भी हो सकता था। फिर हमने पढ़ा था एक दूसरी तरह का स्वैप जो कि दो एंटिटीज और एक तीसरे बैंक के जो है वो मिलजुल के हो रहा होता था। उसमें क्या होता था, उसमें एक एंटिटी ले रही होती थी फिक्स्ड, एक एंटिटी ले रही होती थी, ये आपके सामने जैसे एक एग्जांपल है, एक एंटिटी फिक्स लोन लेती, इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन ले रही होती है, एक एंटिटी फ्लोटिंग रेट के ऊपर, और वो दोनों आपस में स्वैप कर लेते होते हैं। और अक्सर सवालों में एक बैंक नामी कैरेक्टर भी बीच में मौजूद होता है जो दोनों से कुछ ना कुछ कमीशन ले रहा होता है। उसका इंशाल्लाह आज हम एक पास्ट पेपर करेंगे तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कॉन्सेप्ट की हमने बात कर ली। फिर क्या था, देन वी हैव STIRs, फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में कोई नई बात नहीं थी, जिस तरह उधर हम करते थे करेंसी में कि पहले हम स्पॉट रेट पे बोरिंग निकाल, स्पॉट रेट पे रिसीट या वो निकाल लेते होते थे, उसके बाद फिर हम उसमें गेन या लॉस ऐड करते होते थे, हमारे पास टोटल पेमेंट निकल आती होती थी। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास आना चाहिए ऑप्शंस। परफेक्ट हेज, इम्परफेक्ट हेज क्या होता है, जिस तरह करेंसी में होता था कि ये ना हो कि हमें डेसिमल प्लेसेस में कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज करना पड़ जाए, ये बात भी हो गई थी। एग्जांपल्स आपको ढेर सारी एग्जांपल्स नहीं सवाल ने। इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस क्या होते हैं, एग्जैक्टली जिस तरह करेंसी में होता था कि आपके पास ऑप्शन होता था, आपको अगर बेहतर लगे तो आप उससे एक्सरसाइज कर लेते थे, और कल आपको बड़े खूबसूरत किस्म के डायग्राम से हमने वो समझाया था। एंड दैट इज एंड ऑफ द चैप्टर समरी, दैट्स इट, हो गया। अब आते हैं पास्ट पेपर्स की तरफ। अब पास्ट पेपर्स करने कौन से हैं, इस इंस्टेड ऑफ कि मैं जेब से मोबाइल निकालूं और इस पे देखूं, मैंने ऑलरेडी क्लास स्टार्ट होने से पहले बोर्ड पे लिख लिया था, जिस टाइम आपको नजर नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ विंटर 21, लेट्स हैव अ लुक, किस किस्म का सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ विंटर 21। मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है सवाल, यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ विंटर 21। अब चूंकि ICAP सॉफ्टवेयर नहीं है तो तरीकेकार कुछ यूं ही होगा कि मैं सिंपल जो एक्सेल है उसके ऊपर जी यहां लिख लेते हैं पास्ट पेपर क्वेश्चन 5 ऑफ विंटर 21, या सिर्फ पास्ट पेपर लिख लेते हैं क्वेश्चन 5 विंटर 21। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे, जी उम्मीद है सबको नजर आ रहा होगा, ज्यादा ही जूम हो गया, थोड़ा सा जूम आउट भी कर लेते हैं। और अब हमने ऑल टैप करते रहना है बिटवीन क्वेश्चन एंड बिटवीन द एक्सेल शीट। हाँ जी, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, 5 नंबर के लिए, एक्सप्लेन द पर्पज एंड काउंटर पार्टी रिस्क ऑफ एंटरिंग इनटू एन इंटरेस्ट रेट स्वैप एग्रीमेंट एंड आल्सो द बेनिफिट ऑफ एन इंटरेस्ट रेट स्वैप टू द बोर्ड ऑफ MC। 5 नंबर की आपसे थ्योरी पूछ ली गई कि बताएं स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप के केस में पर्पस क्या होता है। हाँ जी, पर्पस आप 2-3 लाइनों में बता दें कि पर्पस ये होता है कि एक एंटिटी जिस तरह की बोरोइंग प्रेफर करती है, कंपनी को बेहतर लगता है कि वो बस एक दफा फिक्स कोई रेट उसका तय हो जाए, उसके ऊपर वो सुकून से इंटरेस्ट देती रहे, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, उस कंपनी को उससे फर्क ना हो। जरूरी नहीं है हर कंपनी का ऐसे ही पर्सपेक्टिव हो, कंपनी का पर्सपेक्टिव इससे ऑपोजिट भी हो सकता है कि कंपनी का यार फिक्स एक ही दफा हम तय करके रख लें, हमें कहीं फायदा या नुकसान ना हो जाए, तो काश हमारा फ्लोटिंग रेट होता, काइबोर ऊपर जाए हमारा रेट ऊपर जाए, काइबोर नीचे जाए हमारा रेट नीचे आए, तो इससे जो कंपनी की मर्जी होती है उससे अपनी मर्जी का रेट मिल जाता है और जो है वो उसका थोड़ा बहुत गेन भी हो जाता है। अच्छा, एंड द काउंटर पार्टी रिस्क ऑफ एंटरिंग इनटू एन इंटरेस्ट रेट स्वैप। हाँ जी, ये काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, काउंटर पार्टी रिस्क हमने पहले भी कहीं पढ़ा था, करेंसी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि काउंटर पार्टी रिस्क मींस कि सामने वाला बंदा जिसने आपके पैसे देने वो ना दे। लाइक फॉर एग्जांपल 2 कंपनीज आपस में स्वैप करके बैठ गई कि अच्छा हम ले रहे हैं फिक्स्ड वाला लोन, तुम ले लो फ्लोटिंग वाला लोन, हम तुम्हें फ्लोटिंग में पेमेंट कर देंगे, तुम हमें फिक्स में पेमेंट करने ना, लो जी आपस में स्वैप हो गया, अगली कंपनी आपको पेमेंट करे ही ना तो। सो दिस इज अ काउंटर पार्टी रिस्क, मैंने उर्दू में आपको बता दिया, इंग्लिश में आप लोग लिख लेंगे। एंड ऑल्सो द बेनिफिट्स ऑफ एन इंटरेस्ट रेट स्वैप। बेनिफिट्स क्या होंगे इंटरेस्ट रेट स्वैप के, बेनिफिट्स यही होंगे कि अगर कंपनी फिक्स्ड को प्रेफर करती है तो उसे स्टेबिलिटी मिल जाएगी, अगर कंपनी फ्लोटिंग प्रेफर करती है तो वो मार्केट के उतार चढ़ाव से फायदे या नुकसान को कवर कर लेगी। तो 5 नंबर के लिए हमने काफी सारी उर्दू लिख ली। अब आते हैं प्रॉपर कैलकुलेशन की तरफ। इवैल्यूएट,
मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इवेल्युएट द फाइनेंशियल इंपैक्ट टू बोथ एमसी एंड सीएच दैट विल रिजल्ट फ्रॉम द स्वैप टर्म्स प्रपोज्ड बाय द बैंक। अब सवाल पढ़ना पड़ेगा, उसके बगैर समझ नहीं आनी। इतना समझ आया कि दो कोई कंपनी है जिसका नाम है एमसी एंड सीएच और कोई बीच में बैंक इन्वॉल्व है, आपने इवेल्युएट करना है कि बताओ फायदा होगा भी तो नहीं होगा। इस सवाल को थोड़ा सा रीड करते हैं। यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एमसी, ठीक है, लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी विशेस टू रेज न्यू डेट फाइनेंस टू फंड इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिजल्ट फ्रॉम प्लान प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड अदर सेल्स मार्केटिंग इनिशिएटिव्स। कुछ समझ नहीं आई, कोई काम की बात नहीं हुई, आगे चलें। फाइनेंस डायरेक्टर साहब ने बिलीव किया है देयर इज एडवांटेजेस इन बोरोइंग एट डिफरेंट वेरिएबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि फ्लोटिंग वाले रेट की बात हो रही है, and is considering either entering into a variable rate loan with the bank or entering into a fixed rate loan and then entering into a separate interest rate swap with another company। इतनी सी बात सिर्फ हुई है कि उनका दिल चाह रहा है कि हम स्वैप कर लें, ठीक है, आगे पढ़ें। Conglomerate Holdings CH is a Pakistani based company which operates in a different industries and is looking to expand by acquiring smaller competitor company। वो क्या करती है उससे हमारा गर्ज नहीं है। CH has a lower credit rating than MC due to its smaller size, full stop। याद करें कल मैंने इसके ऊपर क्या तकरीर की थी, मैंने कहा था लार्जर कंपनीज के पास लेवरेज होती है कि उन्हें इंटरेस्ट रेट भी अच्छे मिलते हैं, छोटी कंपनीज को अच्छे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलते। The board of directors prefer to borrow at fixed rate to finance potential acquisitions। यकीन माने बहुत काम की बात है, इससे पहले कि हम भूल जाएं लिख लेते हैं। CH को कौन पसंद है? फिक्स्ड रेट। MC को कौन पसंद है? वेरिएबल रेट। बहुत काम की बात है, लिख लें। मैं गया अपनी वर्किंग की तरफ। प्रेफरेबल मेथड ऑफ बोरोइंग MC CH। MC को क्या पसंद है? फ्लोटिंग, FLOATING। CH को क्या पसंद है? फिक्स्ड। लिख लिया, जबरदस्त। आगे सवाल रीड करते हैं। करंटली कंपनी इज एबल टू MC, हमारी बात हो रही है, हम क्या कर सकते हैं, हमें फिक्स्ड रेट फाइनेंस मिल सकता है 8.5% एंड फ्लोटिंग रेट मिल सकता है काइबोर प्लस 0.5%। वंस अगेन इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है, लिख लें फौरन से। बोरोइंग ऑप्शंस अवेलेबल, भाई किस किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं? दो कंपनीज हैं, हमारा नाम है MC, हमारे फ्रेंड का नाम है CH। दो तरह के रेट्स अवेलेबल है दोनों को, फ्लोटिंग भी फिक्स्ड भी। हाँ जी, फ्लोटिंग हमारे पास क्या अवेलेबल है? हमारे पास फ्लोटिंग रेट अवेलेबल है काइबोर प्लस 0.5%। बल्कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब न्यू एग्जामिनर ICAP का जो सॉफ्टवेयर एग्जाम वाला है उसमें चीज़ें कॉपी पेस्ट भी हो सकती हैं। इसका मतलब ये मैं इजीली यहाँ से कॉपी, राइट क्लिक, परेशान नहीं होना, पेपर में भी अब आप ये कर सकते हैं फ्रॉम जून अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स। पहले सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं करता था, अब सॉफ्टवेयर अलाउ करता है। बेशक क्वेश्चन पेपर से सारा क्वेश्चन उठा के छाप दें आंसर पे, ऐसी बातें मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन है बड़ा आसान। ये काइबोर प्लस 0.5% हमारा फ्लोटिंग है और हमें फिक्स्ड क्या मिल रहा है? 8.5%। लिख दिया, आगे पढ़ें। CH को क्या मिल रहा है? CH कैन रेज फाइनेंस है 10.5% एंड काइबोर प्लस 1.1%। काइबोर प्लस 1.1% और फिक्स्ड पे उन्हें क्या मिल रहा है? 10.5%। सही। अब यहां तक अपनी कैलकुलेशन कर ली। साथ ही साथ मैं आपको याद करना चाहूंगा कि कल मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेप्स इस तरह के सवालों का ये होता है कि आप चेक करें कि क्या कोई बेनिफिट होगा भी कि नहीं होगा। और वो कैसे पता लगता है? आपने इन रेट्स को आपस में माइनस करना है। आपस की बातें मैंने उल्टा लिख दिया ने, कोई मसले वाली बात नहीं, सीधा कर लेते हैं। ये वाली लाइन कट करके इसके नीचे ले आए, सीधा हो जाएगा। अच्छा, काइबोर प्लस 1.1 में से काइबोर प्लस 0.5 माइनस करेंगे तो क्या होगा? माइनस करना है इन दोस्तों को, तो काइबोर माइनस काइबोर, तो काइबोर काइबोर से कट जाएगा। और 1.1 माइनस 0.5 क्या होगा? 0.6%। और 10.5 माइनस 8.5% क्या होता है? 2%। सुभान अल्लाह। अगर इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव हो या डिफरेंस मतलब जीरो से ऊपर वाली फिगर हो, इसका मतलब ये देयर इज अ बेनिफिट। कितना बेनिफिट है? 2 माइनस 0.6% क्या होता है? 1.4% बेनिफिट है इन दोनों कंपनीज को मिला के, अगर ये आपस में स्वैप कर लेती होती हैं।
क्लियर? सवाल आगे रीड करते हैं। An interest rate swap can be arranged through MC's bank, which will charge fees of 0.15% of the loan amount to each party entering into an interest rate swap agreement। चेक करें चालाक कितना है बैंक, बैंक बीच में आ गया, बैंक ने कहा यार भाई को भी हिस्सा दो। बैंक चार्जेस, अच्छा कितने हैं बैंक चार्जेस? 0.15% टू ईच पार्टी। इसका मतलब ये टोटल डबल हो जाएगा 0.15 का, यानी कि 30%। 0.3% है जी बैंक का इंटरेस्ट, तो इन दोनों को माइनस करो तो पीछे क्या बच जाता है? 1.1% अभी भी एक गेन है जो कि आप लोग कमा सकते हैं, गेन अवेलेबल या गेन पॉसिबल। बैंक को उसका हिस्सा दे के भी 1.1% इंटरेस्ट रेट ये दोनों कंपनीज मिलके सेव कर सकती हैं। उम्मीद है यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। आखिरी लाइन पढ़ें। बैंक ने आपको कुछ टर्म्स खुद से बता दी, वेरी नाइस। क्या है? CH will pay 9% fixed to MC and MC will pay काइबोर प्लस 0%, यानी कि पूरा का पूरा काइबोर टू CH। अब प्लीज जरा ये समझिएगा ये हो क्या रहा है, एक दफा फिर याद करें CH को क्या पसंद था। CH को पसंद था कि हम बोरो करें फिक्स्ड रेट पे, तो उन्होंने अपना जो है वो हिसाब किताब फिक्स कर लिया। उन्होंने कहा कि यार हम 9% उठा के MC को दे देंगे और हमारी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। बैंक ने कहा नहीं रुको, आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, बस ये ना भूलना कि हमें भी पैसे देने हैं। उसने कहा ठीक है यार बैंक आप तो भाइयों, आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो अब देखें अगर ये हम फॉलो करते हैं तो ये CH कंपनी की दिल की तमन्ना तो पूरी हो जाएगी। उनकी दिल की तमन्ना क्या थी? काश हमारी जो बोरोइंग होती वो फिक्स्ड रेट पे होती, बोरो एट फिक्स्ड रेट। इसी तरह MC को क्या होगा? MC विल पे काइबोर प्लस 0%, यानी कि पूरा काइबोर टू CH। इसका मतलब ये दोनों के दिल की तसल्ली तो हो गई, दोनों अपना अपना ये करेंगी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या होता है? कल भी मैंने कहा था जब सवाल आएगा तो ही समझ आएगी, तो आप लोग प्लीज समझने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आई एम वेरी श्योर आप में से 99% लोग जो फर्स्ट टाइम CFA 4 पढ़ रहे हैं उन्हें ये कैलकुलेशन पहली दफा थोड़ा सा तंग करेगी। आप लोगों ने घबराना नहीं है, सही। अब आए मेरे साथ, पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि एग्जैक्टली फायदा होगा कितना। एक दफा रिक्वायरमेंट भी दोबारा पढ़ लें। इवेल्युएट द फाइनेंशियल इंपैक्ट टू बोथ दिस कंपनी एंड दैट कंपनी। हम ICAP वाली लैंग्वेज यूज करें भाई, हम फाइनेंशियल इंपैक्ट निकालने के चक्रों में। पहले किसका निकालें? पहले MC का निकालते हैं। अच्छा अब आपने एक इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन में आपने ये लिखना है कि आपके खर्चे कितने हैं और इसमें से माइनस कर देना है कि आपको मिल क्या रहा है। मुझे सोच के बताएं MC का खर्चा क्या है, या चलें आसान चीज पहले कर लेते हैं। MC को मिल क्या रहा है? MC को मिल रहा है CH will pay 9% fixed to MC, receive 9%, तो नीचे इक्वेशन में लिख दें माइनस 0.09 या माइनस 9%। अच्छा प्लस MC की बोरोइंग क्या होगी? याद करें हमने कहा था कि जो हम दूसरी कंपनी को दे रहे हैं उससे ऑपोजिट वाला काम हम बैंक से करके बैठे हुए होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर MC विल पे काइबोर प्लस 0% टू CH, इसका मतलब ये MC साहब ने फिक्स्ड वाला लोन ले लिया है बैंक से। MC को फिक्स्ड वाला लोन कितने का मिल रहा था? ये ऊपर हमने लिखा हुआ भी है। MC को फिक्स्ड वाला लोन मिलेगा 8.5% पे, तो प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। ये मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूं, पेपर में आप इक्वेशन डायरेक्ट भी बना सकते हैं। सॉरी इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक नहीं, इंटरेस्ट तो आपने देना है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ बेशक लिख दें 8.5%, बेशक ये भी लिख दें आगे क्लैरिफिकेशन के लिए फिक्स्ड वाला। एक मिनट, ऑपोजिट तो नहीं हो गया? MC विल पे काइबोर, ठीक है हम सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। अच्छा हमने देना है एक तो जो हमने लोन ले लिया उसके ऊपर डायरेक्ट 8%,
प्लस हमने आगे पे भी तो करना है, पे टू CH, हमने CH को कितना पे करना है, MC विल पे काइबोर प्लस 0% टू CH, यानी कि सिर्फ काइबोर प्लस काइबोर प्लस बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितने थे पर पार्टी, 0.15%। प्लस माइनस जरा ध्यान से देख लीजिएगा, प्लस प्लस। अब जरा इंतहाई ध्यान से इन सारी चीजों को प्लस माइनस कीजिएगा, देखते हैं क्या आंसर आता है। एक आसान तरीका बताता हूं कि काइबोर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो काइबोर प्लस समथिंग हो, तो काइबोर तो एज इट इज नीचे आ जाएगा, उसे नहीं आपने छेड़ना। बाकी सारी चीजों को ऐड लेस कर लें। क्या बाकी सारी चीजों को आप ऐड लेस करेंगे, इज इक्वल टू -9 प्लस 8 प्लस 0.15%। जी आंसर क्या आया, -0.85%। हाँ जी, अब बताइएगा हमें क्या मिल रहा है, हमें काइबोर से 8% कम पे मिल रहा है लोन। मतलब अफेक्टिवली हमारी ये पेमेंट और रिसीट्स का बैलेंस है। एक दफा फिर चेक कर लें, कोई प्लस माइनस आगे पीछे तो नहीं हो गया। -9 प्लस 8 प्लस 0.15, ठीक है ना। 8 प्लस 0.15 क्या होगा, 9.5। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, प्लस माइनस तो नहीं आगे पीछे हो गया। 8.15 में से जब आप 9 माइनस करते हैं तो क्या होता है, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, -0.85। हम सही जा रहे हैं। अच्छा, अब इफेक्टिवली MC ने पे करना है काइबोर -0.85%। अच्छा, अगर हम स्वैप ना करते और डायरेक्ट फ्लोटिंग लोन ले लेते, इफ नो स्वैप एंड MC borrowed फ्लोटिंग डायरेक्टली, तो क्या मिलता, ऊपर हमने लिखा हुआ है, सवाल की तरफ जाने की जरूरत भी नहीं है, हम हैं MC, हमें मिलता फ्लोटिंग काइबोर प्लस 0.5% पे, काइबोर प्लस 0.5%। हाँ जी, मुझे सोच के बताएं फायदा है कि नुकसान है। अगर हम स्वैप ना करते हमारी इफेक्टिव पेमेंट होती काइबोर प्लस 0.5%। हमने चूंकि स्वैप कर लिया तो थोड़े से पैसे हमें इधर से मिले, थोड़े से पैसे हमने बैंक को दिए, थोड़े से पैसे हमने दूसरी कंपनी को दिए, थोड़े से पैसे हमने बैंक को दिए, और सारा कुछ मिला मिलू के फिर भी हमें मिल रहा है काइबोर -0.85%। तो मेरी कॉमन सेंस तो कह रही है कि हमें तो ढेर सारा फायदा हो गया। कितना फायदा हो गया, इन्हें माइनस कर लें। काइबोर प्लस 0.5% माइनस काइबोर माइनस 0.85%, ये कितना हो जाएगा, जरा प्लस माइनस ध्यान से रखिएगा। 0.5 प्लस 0.85, सॉरी माइनस करना था। हमें टोटल गेन कितना हो रहा है, वंस अगेन आई थिंक यहां कुछ गड़बड़ हो रही है। एक चीज प्लस में एक चीज माइनस में, वैसे काउंट कर लें 5% का जो फायदा है वो पूरा का पूरा, और जो काइबोर से हमने थोड़े में हम चले गए तो डायरेक्ट माइनस करते हैं 80.85 माइनस 5। अब सही लग रहा है। इसका मतलब ये कि हमें फायदा उठा रहे हैं हम 0.35% का। सही, अभी भी मुझे ये सही नहीं लग रहा, लेकिन चले कोई नहीं, प्लस माइनस का गड़बड़ है, उसे भी हम देख लेते हैं। अब यही सारी काम हम करते हैं दूसरी कंपनी के फायदे पर्सपेक्टिव से। मैं फॉर्मेट कॉपी कर रहा हूं ताकि देखने में इजी लगे।
फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दूसरी कंपनी का नाम क्या था, CH। दूसरी कंपनी ने रिसीव क्या करना है, CH विल रिसीव MC विल पे काइबोर प्लस 0% टू CH, जिसका मतलब ये कंपनी रिसीव करेगी काइबोर, ये आप लिखें माइनस में, माइनस काइबोर। अच्छा, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, इनका फिक्स तो नहीं, इनका तो फ्लोटिंग वाला है, कितना फ्लोटिंग वाला है, ऊपर हमने लिखा था CH को फ्लोटिंग वाला मिलेगा काइबोर प्लस 1% के हिसाब से, काइबोर प्लस 1.1%, प्लस ये पे करेंगे MC को कितना, 9%, और बैंक चार्जेस जो पहले थे अभी भी वही हैं। वंस अगेन इंतहाई ध्यान से इन सारी चीजों को प्लीज प्लस माइनस कीजिएगा, देखते हैं क्या आता है। जी, ये वाला माइनस काइबोर और ये वाला प्लस काइबोर आपस में कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 1.1% प्लस 9% प्लस 0.15%, आंसर आया 10.25%। इनका भी देख लें, कोई फायदा तो नहीं हो रहा। इफ नो स्वैप एंड CH borrowed fixed directly, हाँ जी, ऊपर से देख लेते हैं। अगर स्वैप ना होता और CH डायरेक्ट फिक्स्ड वो करती तो उसे मिलता 10.5%, 10.5%। तो मुझे सोच के बताएं, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। हम मार्केट से स्वैप ना करते तो हमें इंटरेस्ट मिलता, इंटरेस्ट देना पड़ता 10.5%। फिलहाल हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, 10.25%। बहुत ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है 0.25% का। आइए मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं। अगर तो आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की इन दोनों एग्जांपल्स में, इन दोनों कैलकुलेशंस में, तो हमेशा ये जो ऊपर हमने गेन कैलकुलेट किया था, पॉसिबल गेन, इन दोनों को ऐड करके यही वाला गेन आना चाहिए। दिस प्लस दिस वैसे तो आ रहा है 0.35, जो कि ऐसी बात है ठीक नहीं है, मुझे इसमें कोई गड़बड़ लग रही है। लेट्स हम एक शॉर्टकट लगा के देख लेते हैं। टोटल कितना फायदा होना चाहिए था, 1.1% का, इसमें से ये माइनस कर लें 0.85%। इसका मतलब ये कि इसका आंसर आना चाहिए 0.85%। आई थिंक यहां हमसे कुछ गड़बड़ हुई है। काइबोर 0.5% था और यहां से सारा कुछ करके आंसर आया। आई थिंक यहां हमने कोई नंबर प्लस माइनस ना कर दिया। एट द एंड पॉइंट इज कि इन दोनों को मिला के आंसर आएगा ये वाला 1.1। दोनों के पॉसिबल फायदे मिला के 100% कंफर्म बात है 1.1 ही आएंगे। क्लियर? तो अगर इसकी कैलकुलेशन ठीक है, ये 0.25% का ही फायदा है, इसका मतलब ये रिमेनिंग 8.5% फायदा उठा लिया इन्होंने। सही? अच्छा, हमारा पार्ट बी हो गया। पार्ट बी में था कि इवेल्युएट द इम्पैक्ट टू बोथ CH एंड MC दैट विल रिजल्ट फ्रॉम द स्वैप टर्म्स प्रपोज्ड बाय द बैंक। ये तो हमने कैलकुलेशन कर ली, हो गई, वेरी नाइस। अब 4 नंबरों के लिए एक और उसने रिक्वायरमेंट हमसे कही है, रिकमेंड रिवाइज इंटरेस्ट रेट स्वैप टर्म्स विच आर मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उन्होंने आपको हिंट दे दिया कि जो पार्ट बी का आंसर आएगा ना, अनबैलेंस्ड किस्म का होगा। और बिल्कुल ऐसे ही है, बेचारे CH छोटी कंपनी थी, उस बेचारों को कितना फायदा हो रहा है 0.25%, और जो बड़ी कंपनी है उसे कितना फायदा हो रहा है मिला के 85%। तो यार ये इंसाफ वाली बात तो नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये हमने पार्ट बी सॉल्व कर लिया। अब आते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमने ऐसी टर्म्स बना के देनी है जिससे कंपनी का फायदा हो दोनों कंपनीज का आधा आधा। तो पहले तो हिसाब लगाते हैं कि इफ वी शेयर गेन इक्वली, कॉमन सेंस कहती है कि मैं क्यों इक्वली कर रहा हूं यार, कंपनीज दोनों तभी मानेगी ना जब दोनों को इक्वल फायदा हो रहा होगा। एक कंपनी बेचारी थोड़ा सा फायदा उठा रही है, एक कंपनी ज्यादा सारा फायदा उठा रही है, तो जो कंपनी ज्यादा सारा फायदा उठा रही है उसके शेयर होल्डर्स तो बोलेंगे सुभान अल्लाह, करो इस स्कीम को परस्यू।
लेकिन जो बेचारी कंपनी जिसको थोड़ा सा फायदा हो रहा है वो कहेगी यार फिर हम डायरेक्ट बैंक से ही लोन ले लेते हैं, 0.25% का एहसान हम क्यों लें किसी तीसरी कंपनी का जिसमें काउंटर पार्टी रिस्क भी हो, कल को बड़ी कंपनी ना दे हमें पैसे तो हम क्या बिगाड़ लेंगे। छोटी कंपनी का शेयर होल्डर बन के सोचे, बड़ी खतरनाक बात है। तो हम फिर और कुछ नहीं, हम क्रेडिट रिस्क का तो नहीं हम कुछ कर सकते, लेकिन हम एटलीस्ट कोई ऐसी स्कीम बना के दे सकते हैं जिससे दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर बराबर बराबर फायदे में रहें, बराबर बराबर खुश रहें। तो टोटल कितना पॉसिबल गेन था जो हमने पार्ट बी में कैलकुलेट किया था, 1.1%। इस 1.1% को अगर हम हाफ हाफ कर लें, क्या होता है 1.1% का आधा 5.5%। इसका मतलब ये कि अब हमने कोई ऐसी स्कीम सोचनी है कि हमारा गेन बने 5.5%। तो ऊपर हमने इक्वेशंस बनाना सीख ली, वेरी नाइस। अब हमने इक्वेशंस में एक चीज एक्सपुट करके आंसर हमारा आ जाएगा 0.55। मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं 0.55 का क्या मतलब है। जरा पार्ट बी की इस वाली वर्किंग की तरफ वापस आइएगा। सी एच की वर्किंग ज्यादा इजी थी, इसकी तरफ बेशक आ जाए। हमने कहा कि वैसे सी एच की इफेक्टिव कितना इंटरेस्ट रेट उन्हें देना पड़ रहा है, 10.25%। और अगर ये मार्केट से डायरेक्टली बोरो करते तो उन्हें मिल रहा होता रेट 10.5%। तो फायदा कितने का हुआ, 0.25% का, जो कि न होने के बराबर है। अगर आई रिपीट, अगर फायदा 0.25 के बजाय 0.55 होता तो क्या होता। ये जो मैं चीज उर्दू में बोली, इसे एक दफा इंग्लिश में भी लिख के देखते हैं। For CH, if gain was shared equally, देखिएगा ध्यान से, ये हमें मिल रहा होता, हम बैंक से ले रहे होते, -0.55%। और साथ इनकी कैलकुलेशन भी कर दें, शुरू में इक्वल टू वाला साइन डाल के। 9.95% हमारा होना चाहिए था, जो कि फिलहाल 9.9% नहीं है, 10.25% है। आई एम श्योर आप सब को समझ आ रही होगी। अब हम ऐसी इक्वेशन चाहते हैं जिसका आंसर 10.25 के बजाय 9.95 है। अब मुझे लॉजिकली सोच के बताएं इस इक्वेशन में कौन कौन सी चीज 100% फिक्स्ड है और कौन कौन सी चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्लोटिंग फिक्स्ड है, इसके बारे में कोई चेंज नहीं हो सकता। हमने जितना पे करना है दूसरी कंपनी को, सोचें क्या वो फिक्स है या वो फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है। बैंक चार्जेस 0.15%, बैंक चार्जेस को हम नहीं छेड़ सकते, और ये जो फ्लोटिंग लोन है इससे हम नहीं छेड़ सकते। बाकी सारी चीजें अपनी जगह वेरिएबल है। तो आए इस इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे के आंसर है 9.95%, तो हम लिखेंगे 9.95% इज इक्वल टू, काइबोर की जगह हमने लिख दिया -x, ये काइबोर प्लस 1.1 एज इट इज आ गया, प्लस 9% ऊपर से एज इट इज आ गया, प्लस बैंक चार्जेस ऊपर से एज इट इज आ गए। जी दोस्तों, अब ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करके दें। हाँ जी, काइबोर को अकेला छोड़ देते हैं। अच्छा, और ये एक्स था माइनस में, ये ना भूलिएगा, ये काइबोर प्लस 1% प्लस के साथ है। हाँ जी, इज इक्वल टू 9.95। ये जो काइबोर के साथ 1.1% है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। सोचें सोचें, फिलहाल हम इसका कुछ नहीं कर सकते। ये वाला +9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये पॉजिटिव 0.15 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ओहो, ये 9% के साथ था।
तो ये आ गया 7.99999। एक दफ़ा फिर देख लें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। 9.95 में से 9 माइनस हुआ, माइनस 0.15 माइनस हुआ, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस काइबोर प्लस 1.1%। अब ये वाला 1.1 भी उधर जाके ऐड करवा दें, सॉरी लेस करवा दें, इज इक्वल टू दिस माइनस 1.1%, माइनस 0.3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस काइबोर। तो अब ये जो अकेला काइबोर रह गया, ये क्या होगा? अगर हमने x को एक जगह इकट्ठा करना है तो x इधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू काइबोर माइनस 0.3%। मुबारक हो, हमने वो x निकाल लिया कि हम अगर दूसरी कंपनी से 0.3% काइबोर माइनस 0.3 रिसीव करें तो हमें इक्वल फायदा हो जाएगा। और एक दफा ये भी रीचेक कर लें कि क्या वाकई काइबोर माइनस 0.3 देने से दूसरी कंपनी को हमें एमसी को उतना फायदा हो रहा है कि नहीं। एक दफा एमसी वाली इक्वेशन को भी गो थ्रू कर लेते हैं दोबारा। आपस की बात है, ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। अभी फर्दर हम सिर्फ दिल की तसल्ली कर रहे हैं। रीचेकिंग द इंपैक्ट। अच्छा जी, रिसीव माइनस 9% था, तो अब कितना होगा? काइबोर माइनस 0.3, इंटरेस्ट ऑन, बल्कि नहीं, आई गेस शायद हम जरूरत से ज्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। आई गेस हमें इधर ही से एंड करना चाहिए। बाकी मजीद कोई रिक्वायरमेंट तो उसकी नहीं है, बस 4 नंबरों के लिए इतना ही था। 4 नंबरों के लिए हमने एक इक्वेशन सीधी कर ली है। एक दफ़ा इसका सोल्यूशन भी देख लीजिएगा। जिस तरह मैंने इक्वेशन बनाई है, पता नहीं आईकैप ने इस तरह सोल्यूशन में इक्वेशन बनाई होगी कि नहीं, शायद कुछ इस तरह के सवालों में आईकैप टेबल भी बनाता है। मजीद जो है वो व्हाट्सएप में डिस्कस कर लेंगे। टाइम क्या हो गया? टाइम हमारे पास है एक और सवाल करने का। लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, जो कि हमने करना था स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन नंबर 4, एमसीसी कंपनी। जी 15 नंबर का सवाल, एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस हाउ कंपनी कैन हेज अगेंस्ट एक्सचेंज रेट रिस्क इन रिलेशन टू द ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायरिंग सेटलमेंट्स इन 3 months टाइम। और थोड़ा सा ऊपर जाएं तो 1 2 3 4 5 6 ट्रांजैक्शंस हैं। जबरदस्त 6 ट्रांजैक्शन है। 6 ट्रांजैक्शंस का पहले एफआरए निकालें, फिर 6 ट्रांजैक्शंस की मनी मार्केट हेजिंग करें, फिर 6 ट्रांजैक्शंस के ऑप्शंस की कैलकुलेशन करें, फिर 6 ट्रांजैक्शंस के फ्यूचर्स निकालें। कोई 1.5 घंटे में हो जाएगा सवाल। ये आप लोगों के माइंड में कोई ट्रिक आ रही है? बताया हो मैंने पहले कि अगर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो तो क्या होगा, कैसे होगा। यस जो लोग साथ साथ पढ़ रहे थे उन्हें याद होगा, शायद ने बताया था नेटिंग का कॉन्सेप्ट। तो नेटिंग कैसे करें यार, अगला एक मसला भी है। कुछ फिगर्स यूरोज में हैं, कुछ फिगर्स यूएस डॉलर्स में हैं। इससे पहले कि खिचड़ी हमें तंग करे, एक दफा पहले रिक्वायरमेंट तो हमने पढ़ ली, जरा इस टेबल को सीधा करने की कोशिश करते हैं। इस टेबल को रीड्रॉ करते हैं खुद। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ कौन सी अटेम्प्ट? स्प्रिंग 23। जी क्वेश्चन नंबर 4 स्प्रिंग 23 से हम बोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम टेबल बना रहे हैं स्केड्यूल ऑफ पेमेंट्स। जी दोस्तों, स्केड्यूल ऑफ पेमेंट्स में क्या होगा, पहले हम एक कॉलम बना लेते हैं पेमेंट्स का, एक कॉलम हम बना लेते हैं रिसीट्स का, और मीट्रिक स्ट्रक्चर है, एक साइड पे हम लिख देते हैं यूरोस, एक साइड पे हम लिख देते हैं यूएस डॉलर्स। अब जरा ध्यान कीजिएगा, पेमेंट सबसे पहले आपने एसबीजी नामी कंपनी से लेनी है। हाँ एक चीज जरूरी है, प्लीज मेक श्योर कर लें कि क्या ये सारी ट्रांजैक्शन सेम टाइम पे हो रही हैं, क्योंकि नेटिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल ये होता है कि यार टाइम का मजाक नहीं है, टाइम सेम होना चाहिए। तो
There are 3 groups of companies that have contract requirement settlement in 3 months. ऑन 30 सितंबर 2023 द डिटेल आर एज फॉलोज। चूंकि अभी हमने पहले 2 पैराग्राफ नहीं पढ़े, प्लीज दिल की तसल्ली के लिए एक दफा शुरू वाली चीजें भी पढ़ लेते हैं, क्या पता यहाँ कोई ऐसी बात हो जिससे बिल्कुल ही सवाल का फ्लेवर चेंज हो जाए। जी, एमसीसी कंपनी का नाम है, क्या करती है? लार्ज बिजनेस करती है, ग्लोबल बिजनेस करती है। 3 ऑफ द ग्रुप कंपनीज हैव यूरो एंड यूएसडी कॉन्ट्रैक्ट्स, 3 महीने में होंगे। फिर आपको दिल की तसल्ली हुई कि जो कुछ हो रहा है 3 महीनों में हो रहा है, टाइमिंग वाला क्लैश नहीं आएगा। वेरी नाइस। कंपनी की सेंट्रल ट्रेजरी विल यूज द नेट यूएसडी रिसीट्स टू सेट द नेट ईयूआर पेमेंट्स, फुल स्टॉप। इंतहाई काम की बात, कंपनी की यूएसडी रिसीट्स यूज होंगी टू नेट यूरो पेमेंट। इसका मतलब ये आपने एक करेंसी से दूसरे करेंसी में जो है वो पेमेंट करके जो करेंसी पीछे रह जाएगी उसको फिर कन्वर्ट कर लेना है पीकेआर में, या शायद कोई तीसरी करेंसी भी हो, अभी हमें नहीं पता, लेकिन मोस्ट लाइकली पीकेआर होगी। The boards have asked you to illustrate how this can be achieved using forward contract, money market hedge, future contracts and over the counter options contracts। लो जी, चारों चीजें सवाल ने आपसे पूछ ली, घबराना तो है कोई नहीं, आए अपना वो खूबसूरत वाला टेबल बना लेते हैं। hedge using FRA, futures, मनी मार्केट हेजिंग और ऑप्शंस। कौन से वाले ऑप्शंस? ओटीसी वाले। मैं रुपीस लिख के रुक गया क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि तीसरी जो करेंसी है वो कौन सी वाली है। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से पेमेंट्स आप फिलहाल सिर्फ यूरोज वाली देखें। एक ये है 1.5 मिलियन की और एक ये है 3.5 मिलियन की। तो 3.5 प्लस 1.5 क्या होता है? 5 पूरा। यहां लिख दें जी पेमेंट में यूरोज 5 मिलियन। अच्छा, पेमेंट्स यूएस डॉलर्स में कितनी है? सिर्फ एक ही है 1 मिलियन की। तो पेमेंट्स यूएस डॉलर में हमने लिख दिया 1 मिलियन। अच्छा, रिसीट्स का क्या सीन है? रिसीट्स यूरोज में 2 मिलियन की एंड दैट्स इट। रिसीट्स में लिखें यूरो के आगे 2 मिलियन, परसेंटेज नहीं है भाई, मिलियन है। और यूएस डॉलर्स में रिसीट्स कितनी है? 2.5 मिलियन की। तो जरा नेट ऑफ कीजिएगा। यूरो के केस में आपकी 5 मिलियन की पेमेंट्स हैं और 2 मिलियन की रिसीट्स हैं। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो पेमेंट्स को बेशक नेगेटिव लिख के देख लें, -5 मिलियन। और -1 मिलियन। अच्छा, तो नेट इंपैक्ट क्या होगा? -3 मिलियन का और इनका इंपैक्ट नेट क्या होगा? 2.5 -1 1.5 मिलियन। एक दफा फिर देख लें, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ मिस तो नहीं हो रहा। पेमेंट्स यूरोज में 1.5 मिलियन की, यूरोज में 3.5 मिलियन की, मिला के हो गया 5। पेमेंट्स यूएसडी डॉलर्स में कितनी? -1 मिलियन की। रिसीट्स यूरोज में कितनी? 2 मिलियन की, सिर्फ हमने लिख दिया 2 मिलियन की सिर्फ। और यूएस डॉलर्स में कितनी? 2.5 मिलियन की और 2 मिलियन की 4.5। ओके, मैं कह रहा था ना कुछ मिस हो रहा है। 4.5 मिलियन। तो 4.5 - 1 मिलियन क्या होता है? 3 मिलियन। तो सॉरी 3.5 मिलियन। तो 3.5 मिलियन पॉजिटिव है, 3.5 मिलियन की रिसीट है और 3 मिलियन की पेमेंट है। स्टोरी कुछ आसान हुई, कुछ क्लियर हुई। आपको 3.5 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे जिसको यूज करते हुए आपने 3 मिलियन यूरोस की पेमेंट करनी है। कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, आसान से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एफआरए का हमें क्या डाटा गिवन है। यूजिंग एफआरए या फॉरवर्ड्स, इंफॉर्मेशन चेक कीजिएगा क्या गिवन है, चेक करें। अलग से उसने कोई स्टोरी तो सुनाई नहीं, इसी डब्बे के अंदर सारा माल मौजूद है, सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब देखिएगा इसमें से फॉरवर्ड से रिलेटेड क्या क्या काम है। स्पॉट रेट गिवन है आज का,
फॉरवर्ड डिस्काउंट्स इन सेंट्स गिवन है, स्पॉट रेट पीकेआर यूएसडी का गिवन है, लॉजिक कंफर्म हो गया, तीसरी करेंसी पीकेआर है। नेट ऑफ करके आपने जो यूएस डॉलर्स बच जाएंगे उन्हें फिर पीकेआर में भी कन्वर्ट करना होगा। सितंबर फ्यूचर्स गिवन है, 30 सितंबर एस्टिमेटेड का स्पॉट रेट गिवन है, यूरो यूएसडी का भी, पीकेआर यूएसडी का भी, फ्यूचर्स की एंडिंग भी गिवन है। इससे आपने कंपेयर करना है भला किससे, फ्यूचर इसके साथ, सितंबर फ्यूचर्स वर्सेस सितंबर फ्यूचर्स। टिक साइज 0.0001, 3 महीने के इंटरेस्ट रेट्स हैं। यूरो यूएसडी आपके पास ये मनी मार्केट हेज के लिए गिवन है, और फिर ओटीसी के लिए आपके पास स्ट्राइक प्राइस भी गिवन है, प्रीमियम भी गिवन है। देखने में बहुत आसान सवाल है, आए स्टार्ट करते हैं। क्या वाकई आसान है कि हमें देखने में लग रहा है? तो हमने भाई एफआरए से काम स्टार्ट किया। देख के बताइएगा ये जो आपके पास रेट गिवन है यूरो स्लैश यूएसडी, ये डायरेक्ट रेट है कि इनडायरेक्ट रेट है? तो ओहो, यूरो स्लैश यूएसडी है। डायरेक्ट रेट क्या होता था, ₹280 फॉर ईच डॉलर। यहां तो ऑपोजिट है, यहां तो हम डॉलर वाले हैं लेकिन हम यूरो पहले लिख रहे हैं, यूएसडी बाद में लिख रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये इनडायरेक्ट रेट है, इसका मतलब ये ऑपोजिट, हमने रेट्स ऑपोजिट वाला काम चल रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर हमें देखने में छोटा लग रहा है असल में ये वाला हाई रेट है, सही? तो स्पॉट, ये तो स्पॉट रेट है ना। अब मुझे सोच के बताइएगा एफआरएज में क्या होता है। एफआरए में हम स्पॉट रेट पकड़ते हैं और इसमें डिस्काउंट ऐड या लेस या प्रीमियम ऐड या लेस कर देते हैं। आज के स्पॉट रेट पे हैं, मेरे पास दो रेट्स हैं, एक छोटा एक बड़ा। मुझे सोच के बताएं हम क्या कर रहे हैं। फिलहाल हम एक यूएस कंपनी है जो कि यूरोस खरीदने के चक्रों में, क्या मतलब, क्यों हम यूरोस खरीदने के चक्रों में, हमारे पास क्या नेट सिचुएशन थी। एक दफ़ा फिर मैं आपको टेबल बना देता हूं। हमने 3 मिलियन की पेमेंट करनी है, जिसमें से टेंशन नहीं लेनी, हमारे पास 3.5 मिलियन डॉलर्स मौजूद होंगे, सही? तो हमने 3 मिलियन यूरोस की पेमेंट करनी है। आगे करेंसी भी लिख दें, 3 मिलियन यूरोस। वैसे तो शुरू में लिखी थी करेंसी, लेकिन फिर भी 3 मिलियन यूरोस पे करने हैं। इसका मतलब ये कि हम अमेरिकन बैंक को डॉलर्स देके कहेंगे यार थोड़े से यूरो तो देना, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये कि हम करेंसी बाय कर रहे हैं, इसका मतलब ये बैंक करेंसी सेल कर रहा है। इसका मतलब ये छोटा वाला रेट जो कि असल में इनडायरेक्ट होने की वजह से बड़ा वाला रेट है, सही? 0.9606 मुझसे हो गया रेलेवेंट। अब इसमें करते हैं डिस्काउंट ऐड या लेस। सबसे पहले हम फ्यूचर रेट निकाल लें। क्या होगा, 0.9606। अगली चीज, इसमें कुछ प्लस करें या माइनस करें? डिस्काउंट गिवन है या वो गिवन है प्रीमियम? तो डिस्काउंट गिवन है। एक और काम की बात, 1.86 सेंट्स हैं। ये ना हो कि आप 0.96 में 1.86 ऐड या लेस करके बैठे हुए हो। सेंट्स मीन के जिस तरह रुपए में पैसे होते हैं, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज, इसी तरह $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, जिसे हम प्यार से बोलते हैं 100%, यानी कि पूरा डॉलर, यानी कि पूरी 100% कंफर्म बात। इसका मतलब ये दिस इज नॉट 1.8%, दिस इज 0.0186। उम्मीद आपको लॉजिक समझ आ रही होगी। अगला सवाल, डिस्काउंट ऐड करें या लेस करें? वैसे तो डिस्काउंट लेस करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट के केस में सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। इसका मतलब ये कि हम इसे डिस्काउंट को ऐड करेंगे। तो 0.9606 प्लस 0.0186 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये आपके पास आ गया 0.9792। तो हमने हेजिंग करनी है 3 मिलियन यूरोस की, इज इक्वल टू 3,000,000 डिवाइडेड बाय दिस। ये आपके पास आ गया कि तकरीबन 3063705 यूएसडी आप पे करेंगे तो आपको मिलेंगे 3 मिलियन यूरोस। थोड़ा ही फर्क है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या कह रहा था, अब ये जो ऊपर वाली अमाउंट है, ये जो $63,000 हैं, ये कहां जाएंगे? ये हम पाकिस्तान वापस मंगवा लेंगे। तो अभी एक स्टेप और भी है, एक्सेस डॉलर्स, दिस फिगर माइनस 3 मिलियन। अब ये 63,725 रुपीज हमने पाकिस्तानी रुपीज में भी कन्वर्ट करने हैं। वो कैसे करेंगे? वो शायद आसान हो।
क्या हमारे पास PKR और उसका रेट गिवन है? बोले सुभान अल्लाह, हमारे पास रेट गिवन है। अब फिर सोचें आप कर क्या रहे हैं। आप अमेरिकन कंपनी, बल्कि पाकिस्तानी कंपनी है जिसकी सब्सिडी अमेरिका में थी। अब आपके पास ढेर सारे डॉलर्स हैं, आपने डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। बैंक से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? डियर बैंक, ये डॉलर है, इसके ऊपर अमेरिकन किसी बाबा जी की तस्वीर है, प्लीज़ ये लेके हमें अपने कायदे आज़म वाले बाबा जी की तस्वीर दे दो। हम बाई कर रहे हैं, बैंक सेल कर रहा है। ऑपोजिट तो नहीं हो गया? हम रुपीस बाय कर रहे हैं, हम करेंसी सेल, फॉरेन करेंसी के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, हम फॉरेन करेंसी सेल कर रहे हैं, बैंक बाय करेगा, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। तो बैंक बाय करेगा, महंगी बाय करेगा कि सस्ती बाय करेगा? या हर दुकानदार चीज सस्ती बाय करके आगे महंगी बेचता है, तो आपने सस्ता वाला थोड़ा वाला रेट लेना है, 218.32 कन्वर्ट टू PKR। क्या है रेट? 218.32 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तकरीबन 13 मिलियन, साथ करेंसी भी लिख दें, दिस इज PKR। और जाके अपनी इस मेन वर्किंग में लिख दें FRA के आगे। बल्कि इस वर्किंग को मजीद खूबसूरत भी किया जा सकता है, PKR भी लिखें, USD में भी लिखें, एग्जामिनर अंकल डबल खुश हो जाएंगे। USDs कितने बन रहे थे नेट? 63,725। सही, इजी, क्लियर। आगे चलते हैं। FRAs हो गए। FRAs के बाद कौन आते हैं? फ्यूचर्स, FUTURES। हाँ जी, फ्यूचर्स में क्या चल रहा है? फ्यूचर्स में हमारे पास गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट साइज पहले यूज कर लेते हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ जी, टोटल हमने क्या करना है? हमने पेमेंट करनी है 3 मिलियन यूरोस की। शुक्र है यहाँ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 20,000, तो 3 मिलियन डिवाइड बाय 20,000 क्या होता है भला? 300000 डिवाइडेड बाय 20000। 150 कॉन्ट्रैक्ट्स। वेरी नाइस। 150 कॉन्ट्रैक्ट्स निकल आया। उसके बाद हमें नेक्स्ट चीज क्या चाहिए होती है? मूवमेंट। एट द स्टार्ट रेट क्या था फ्यूचर्स का? 1.0452। 1.0452। एट सेटलमेंट डेट क्या रेट था? सवाल ने आपको बताया है। क्या बताया है? फ्यूचर्स फ्यूचर्स फ्यूचर्स, ये रहे फ्यूचर्स, 1.0198। इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, 0.0254। क्या सवाल ने हमें हिंट दी थी कि हमें करेंसी के बारे में क्या हो रहा है? ये हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं? नहीं गिवन। इसका मतलब ये कि हमारी डॉलर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? 1.0452 USD/यूरो। चेक करें सवाल कितना चालाक है। ऊपर आपको दे रहा था यूरो/USD स्पॉट के केस में, फ्यूचर्स के केस में आपको दे रहा है USD/यूरो। इसका मतलब ये कि ये डायरेक्ट रेट है, ये इनडायरेक्ट रेट है। एक ही टेबल में कुछ चीज़ें डायरेक्ट है, कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट हैं। चेक करें सवाल कितना चालाक है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग परेशान नहीं हुए। वेरी नाइस। सो हमने हमारी करेंसी की वैल्यू नीचे जा रही है, इसका मतलब ये हमारा लॉस हो गया। टोटल लॉस कैसे निकलता है? मूवमेंट यानी कि 0.0254 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीप्लाई बाय तीसरी चीज क्या होती थी? मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज यानी कि 20,000। तो तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करें, दिस फिगर मल्टीप्लाई बाय दिस फिगर मल्टीप्लाई बाय 20,000। में वैसे टाइप कर लेता हूं, तो लॉस हो गया आपको 76,200। कौन सी करेंसी का? USD का। सही। अब नेट पेमेंट आपने कितनी करनी है? जाहिर सी बात है स्पॉट पे करेंगे। 0.9797 इज इक्वल टू 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.9797। अब अगली लाइन में इसकी कैलकुलेशन करें। 3,000,000 डिवाइडेड बाय 0.9797। इसमें से लेस करें लॉस ऑन फ्यूचर्स या टोटल लॉस कितना है? इज इक्वल टू माइनस दिस।
अब ध्यान से, लॉस है तो उससे लॉस से आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, तो लॉस यहाँ ऐड करना है हमने, ऐड लेस करते हुए भी दिमाग यूज करना है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। तो टोटल हमारा खर्चा कितना हुआ, 3 मिलियन नहीं, 31 लाख तकरीबन 40,000 USD का। अच्छा, क्या अभी भी कुछ बचता है? हाँ जी बचता है, हमारे पास तो 3.5 मिलियन थे, याद करें। तो एक्सेस डॉलर्स अब कितने होंगे, एक मिनट, कुछ ऑपोजिट तो नहीं हो गया? हमारे पास 3 मिलियन की पेमेंट थी, 3.5 मिलियन की सीट थी। आई थिंक ऊपर की कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, एक्सेस वाली। एक्सेस डॉलर्स हमारे पास निकलनी थी 3.5 में से ये माइनस करके, कोई हाल नहीं, इज इक्वल टू 3500,000,000 माइनस दिस अमाउंट। शुक्र है लिंक्स लगी हुई थी, सब कुछ खुद ही अपडेट हो गया होगा। इसका मतलब ये हमारा फायदा 95 मिलियन रुपीस का है। क्या लिंक्स लगी हुई थी, बस्ती होगी, लिंक्स नहीं लगी हुई थी, कोई बात नहीं, अब लगा लेते हैं। 95 मिलियन रुपीस का फायदा और $436,000 का फायदा। अब वापस आए फ्यूचर्स की तरफ, हमें मिलने हैं 3.5 मिलियन US डॉलर्स। तो एक्सेस डॉलर्स कितने होंगे, इज इक्वल टू 3500,000 माइनस दिस अमाउंट। अच्छा, इससे आप कन्वर्ट कर लें, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय, क्या रेट था, 218.32। तो आपका टोटल कितना फायदा हुआ, बस 78 मिलियन का सिर्फ। लिंक लगा दें, राइट क्लिक करके फ्यूचर्स के आगे इस पे क्लिक करेंगे तो लिंक आ जाएगा। और US डॉलर्स में कितना फायदा है, कितने एक्सेस US डॉलर्स बने, 361,638। तो ओहो, यहां तो काम काफी खराब है फ्यूचर्स के केस में। कोई बात नहीं, हमें कौन सा कोई फोर्स कर रहा है फ्यूचर्स यूज करने पे। देन आते हैं आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज, हाँ जी, हम क्या कर रहे हैं, हमने पेमेंट करनी है यूरोस की, तो पेमेंट लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी किसके अगेंस्ट एडजस्ट होगी, एसेट के। एसेट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। तो स्टेप 1, इन्वेस्टिंग इन यूरोज। अच्छा, हमें जो इंटरेस्ट रेट्स गिवन है पूरे साल के हैं कि उसके हैं, 3 महीने के हैं, तो आपके पास पर एनम रेट्स हैं। ओके, इसका मतलब ये कि हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। अच्छा, कौन सा वाला रेट हमें मिलेगा, 6.2 के 7.2। भाई हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बोरोवर्स की कॉस्ट ज़्यादा होती है, इन्वेस्टर्स को कम पैसे देते हैं। इसका मतलब ये 6.2 को एडजस्ट करते हैं, 6.2 मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी इंटरेस्ट रेट 3 महीनों का 1.55%। तो अगला स्टेप, 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.0155 इज इक्वल टू 3,000,000 डिवाइडेड बाय 1.0155। तो आप इतने सारी यूरोस, 2.95 यूरोस कर देंगे इन्वेस्ट। स्टेप 2, इन यूरोस को खरीदना भी पड़ेगा, खरीद लेंगे। कन्वर्ट टू USD, क्या रेट था आज का, 0.9606। 0.9606 क्या हम करेंगे, 2.95 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.9606 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। मुबारक को स्टेप 2 भी हो गया। स्टेप 3, फ्यूचर वैल्यू ऑफ लोन। हाँ जी, लोन अब हमने लेना है अपनी लोकल करेंसी में। 4.7 से लेके 5.6 तक रेट्स जा रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम क्या रेट पड़ेगा, 5.6%। अच्छा, अब ये 5.6% 3 महीने का है, इज इक्वल टू दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। ये आ गया 1.4%। सही, ओहो ये तो ज़्यादा ही राउंड हो गया, ऐसे दिखा रहा था मैं आपको जी। अब कैसे हम अगली कैलकुलेशन करेंगे,
3.075 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1.014 तो इज इक्वल टू दिस फिगर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस दिस फिगर। तो ये आपके पास आ गया 3.1 मिलियन। अच्छा, अब एक्सेस डॉलर्स कितने होंगे? इज इक्वल टू 3.5 मिलियन माइनस दिस अमाउंट। तो आपके पास एक्सेस डॉलर्स होंगे 381,000। लिंक लगा दें फौरन साथ। अच्छा, तो पीकेआर में उसकी क्या वैल्यू होगी वो भी पता लग जाती है अभी। इज इक्वल टू दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 218। तो हमें टोटल पीकेआर में कितनी रिसीट हुई? तकरीबन 83 मिलियन। जबरदस्त, काम अच्छा जा रहा है, लेकिन एफआरएस जितना अच्छा नहीं जा रहा। अब आखिरी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं ऑप्शंस की। वो आसान से ही होते हैं, टेंशन तो लेनी ही नहीं। हाँ जी, ऑप्शंस सिर्फ 2 लाइनों की इंफॉर्मेशन गिवन है ऑप्शंस के बारे में। प्रीमियम गिवन है, स्ट्राइक प्राइस गिवन है। निकाल लेते हैं यूजिंग ऑप्शंस। हाँ जी, 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.9850, जो स्ट्राइक प्राइस गिवन है उसे डिवाइड कर दें, इज इक्वल टू 3,000,000 डिवाइडेड बाय 0.9850। ये कितना हो गया? 3045 समथिंग। भूलिएगा मत, प्रीमियम भी है। हाँ जी, प्रीमियम कितना आपने देना है? 25,000 यूरोस। अब सवाल इतना आसान हो नहीं सकता कि वो आपको डायरेक्ट ही बस यूरोस की जो है वो प्रीमियम की अमाउंट दे दे। तो ऐसे मौके पे मैंने देखा है कुछ सॉल्यूशंस में क्या होता है कि ये हम अज्यूम करते हैं कि अच्छा ये पेमेंट हमने आज से 3 महीने बाद करनी है, तो इस 25,000 की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो ठीक है, हमारे पास टाइम है, निकाल लेते हैं, कितना कोई नुकसान होगा हमारा। हाँ जी, किस इंटरेस्ट रेट पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई हमने ये 25,000 लोन लेके बाय किया होगा, परचेज किया होगा। तो ये 5.6% की जो हमने निकाली थी एक 3 महीने की वैल्यू 1.4%। तो प्रीमियम का भी जो है वो मैं निकाल रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाय 1.014। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा सोल्यूशन पे, लेकिन चलें कोई नहीं। इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। हमारी टोटल कॉस्ट बनी ये। अब एक्सेस डॉलर्स कितने? इज इक्वल टू 3.5 मिलियन माइनस दिस अमाउंट। नहीं, कोई जीरो कम ज्यादा हो गया होगा, एक दफा फिर देख लें। 3.5 मिलियन का मतलब है 3500,000,000। तो आई एम वेरी श्योर कहीं ना कहीं किसी न किसी फिगर में कुछ गड़बड़ है। लेट्स हैव अ लुक अगेन। कहीं ये मैंने जज्बाती हो के 3 लाख तो नहीं लिख दिया? दिस इज 3 मिलियन डिवाइड बाय 0.985। ये बिल्कुल सही है क्या? ये भी सही है। अच्छा ठीक है, 4,29,000 है। ठीक है, इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल राइट। जाके ओहो, अभी भी एफआरएस जीत रहे हैं। इस अमाउंट को सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दें। क्या स्पॉट रेट था? 218.32 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 218.32। अब मुझे देख के बताएं कौन सा तरीक़ेकार बेस्ट है। 95 मिलियन जिससे पेमेंट एट द एंड हमारे पास आ रही है, 93 मिलियन, 78 मिलियन की 83 मिलियन। तो भाई हमने तो अपना रिसीट देखनी है, तो भाई 95 मिलियन इज़ बेटर देन ऑल अदर ऑप्शंस। और यूएसडीबी हमारे पास सबसे ज़्यादा किस उसमें बच रहे हैं? 4,36,000 हमारे पास एफआरएस के थ्रू सेव हो रहे हैं। तो आज का हमारा क्या तरीक़ेकार था? हमने 2 फुल फ्लैज आई कैप के पास पेपर किए। एक सवाल थोड़ा सा हमें उसने तंग किया क्योंकि स्वॉप्स एक तो हैं थोड़े से रेयर, इक्वेशंस में प्लस माइनस काफ़ी जो है वो कंफ्यूज करता है।
तो एक दफ़ा आप लोग सारे देख लीजिएगा। अगर स्टिल कन्फ्यूजन है तो उसका हम एक आधा सवाल और कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी मोस्ट लाइकली हम पास पेपर्स ही करेंगे इसी एरिया के। कोशिश करता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक सवाल हम इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट का भी कर लें, वरना आप लोग कहेंगे कि सारी चीज़ें तो जो है हम करेंसी किए जा रहे हैं, इंटरेस्ट वाला सवाल आ गया तो क्या करेंगे। तो इसके साथ ही मेरा ख्याल है मुझे अभी आज की क्लास के लिए आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद फर्दर पास पेपर्स प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।